बेंगलुरु से 26 दल की हुंकार। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे। मोदी ने किया पलटवार। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। यूपीए हो गया इंडिया। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। दिल्ली में एनडीए का 38 वाला फंडा। गाइड कुछ है, हाल कुछ है। 2024 की जंग, किसमें कितना दम। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 2024 की जंग की तैयारियां अब अपने आखिरी फेज पर हैं, जहां एक और मोदी सरकार अपने किले को मजबूत बनाने के लिए कुनबे को बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष है वो अब 26 दलों के साथ पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने का प्लान बना रहा है। पूरी लड़ाई अब दो गुटों में तब्दील हो चुकी है, जिसकी एक तस्वीर आज देखने को मिली दिल्ली में जहां एनडीए ने अपने सहयोगी दलों को बुलाया, तो वहीं बेंगलुरु में विपक्षी एकता की आज दूसरी बैठक हुई। और आंकड़ों में अगर इन दोनों बैठकों की हम ताकत को देखें, दोनों पक्षों की ताकत को समझने की कोशिश करें, अगर दोनों गुट की तुलना की जाए तो एनडीए गुट 38 दलों के साथ सियासी मैदान में उतरने वाला है। यूपीए गुट, जिसका नाम अब इंडिया हो गया है, उसमें 26 दल शामिल है। राज्यों में सरकार की बात करें तो एनडीए गुट की 15 राज्यों में सरकार है, इंडिया गुट की 11 राज्यों में। लोकसभा सांसदों की बात करें तो एनडीए गुट के पास 333 सांसद हैं, तो वहीं इंडिया गुट के पास 142 सांसद। राज्यसभा में एनडीए के पास 11 सांसद हैं, तो वहीं इंडिया गुट में राज्यसभा सांसदों की जो संख्या है वो 98 है। आज बेंगलुरु की बैठक में सबसे बड़ी बात जो निकलकर आई वो गुट का नाम था। कांग्रेस की अगुवाई में जिस यूपीए को अभी तक जाना जाता था, वो अब इंडिया के नाम से जाना जाएगा, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है इंडिया। वहीं आज पिछली बैठक में 17 दल शामिल थे, तो आज की बैठक में 26। अगली बैठक मुंबई में होनी है, जिससे पहले आज संकेत दिए गए कि कुछ और दल उसमें शामिल हो सकते हैं। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें और आमना सामना हो, सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का, सुप्रिया श्रीनेत होंगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और केसी त्यागी नेता जेडीयू के, धीरेन्द्र कुमार एलजेपी के। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शक्ति अलग बात है और शक्ति का प्रदर्शन अलग, और राजनीति की यही पहली शर्त है कि आज का किया हुआ शक्ति प्रदर्शन ही कल आपको शक्तिशाली बनने का दम देता है। कुल मिलाकर के अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। हम किसी को छोड़ते नहीं, जो छोड़ के चले जाए उसके प्रति भी हम सद्भाव और प्रेम रखते हैं। लेकिन एक मूवमेंट है, उस मूवमेंट में हमारे साथ कोई जुड़ना चाहता है तो हम जरूर वो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ कोई खड़ा होना चाहेगा तो हम चलेंगे। All 26 parties together, they solved many problems of the country. How to save the country and people of this country. That is the issue before us, and that our leaders have shown. We should be together in the interest of the country. तो अब 2024 चुनावों के काउंटडाउन में सारे अस्त्र शस्त्र बाहर निकल आए हैं। एक रणभूमि बेंगलुरु में है तो दूसरी दिल्ली में। एक तरफ 26 दलों का दम भरा जा रहा है, तो एक खेमे में 38 की हुंकार है, और विपक्षी खेमे ने अपना नाम चुन लिया, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, यानी इंडिया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है।
उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। विपक्ष अब कह रहा है कि 2024 की लड़ाई टीम इंडिया वर्सेस टीम एनडीए होगी और चक दे इंडिया। इससे पहले कि हम दोनों खेमों की तरफ से ताल ठोक सुनाएं, सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने विपक्षी दलों की बैठक के दूसरे दिन के पहले विपक्ष पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार कर दिया। चुन चुन कर हर ओर तलवार भांज दी। एक कवि महाशय ने अवधि में लिखा था, ये अवधि भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। मीटिंग के पहले तमाम विपक्षी दलों के नेता दमखम के साथ सामने आए थे। जितने नेता उतने दावे। This is a fruitful meeting and it's a constructive decision we will take it. All the agenda is very fruitful. किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो जाएगा। देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा। हमारी डाइवर्सिटी जो हमारे मुल्क की ताकत है, जो गांधी के मुल्क की ताकत है, सबको मलियामेट किया जा रहा है। इसलिए सब पार्टीज को इकट्ठा होके द आइडिया ऑफ इंडिया हैज टू बी सेव्ड। हम सब लोग एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। आई थिंक इंडिया इज अंडर ट्रेमेंडस असॉल्ट टुडे, multi-dimensional, and the country has to be saved in order to change it for the better. बीते दिन एनडीए का दम भरने खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सामने आए, जिन्होंने 38 का दम भरा। आज एनडीए की बैठक दिल्ली में चल रही है, लेकिन उससे पहले ही रामविलास पासवान के घर का झमेला सामने आ गया। चाचा वर्सेस भतीजा छिड़ गया। दल टूटता है तो दल जुट जाता है, जब दिल टूटता है तो दिल नहीं टूटता है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। हमारे परिवार के लोग इस पक्ष में नहीं। जिस परिवार से आता हूँ वहाँ पर ऐसे फैसले बड़ों के द्वारा ही लिए जाते हैं, और मुझे लगता है मेरे चाचा ने ये फैसला कई बार न सिर्फ लिया है बल्कि इसकी घोषणा भी उन्होंने कई बार की। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग के साथ मैं कभी नहीं जाऊँगा। 2024 के पहले शक्ति प्रदर्शन के इस महारण में आखिर गठबंधन का नाम क्या हो, इस मुद्दे के आगे हमेशा सवाल नेता कौन पर आकर टिक जाता है। एक तरफ छोटे दलों के साथ वाला बीजेपी का एनडीए है जो मोदी भरोसे है, तो दूसरी तरफ इंडिया जिसके पास उसका कोई जवाब नहीं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपसी मतभेदों की बात को भी स्वीकारा, कहा लेकिन मनभेद नहीं है, न कांग्रेस पार्टी पीएम पद की ताकत में रुचि रखती है। एनडीए के 38 वर्सेस इंडिया के 26 का धावा 2024 के पहले मोदी विरोधी मोर्चे का सबसे बड़ा दांव है और जंग का बिगुल बच गया है। बेंगलुरु में हुई बैठक में इंडिया पर मोहर लगा के विपक्षी दलों ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि 2024 की लड़ाई पीएम मोदी बनाम भारत होगी, लेकिन वो ये जानते हैं कि सिर्फ नाम काफी नहीं है। आपसी मतभेद को दूर रख के
काम भी दिखाना होगा। लड़ाई 2024 के लोकसभा चुनाव की है, इसीलिए दोनों गठबंधन अपनी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और ताकत दिखाने के लिए ये बताना चाहते हैं कि किसके पास कितने ज्यादा दल हैं। अभी चुनाव में कुछ समय बाकी है, इसीलिए ये कहा नहीं जा सकता जो आज साथ दिखाई दे रहे हैं कल वो साथ होंगे या नहीं होंगे। आज तक ब्यूरो। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद बीजेपी के जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, केसी त्यागी जी नेता जेडीयू के, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपी की। जिसके पहले बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, क्योंकि सीताराम येचुरी ने अभी ये बयान दिया है कि इस गठबंधन में एक साथ शामिल होने का ये अर्थ नहीं है। बंगाल में टीएमसी के साथ गठबंधन हमारा नहीं होने वाला है। सीताराम येचुरी ने कहा है बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस वर्सेस टीएमसी वर्सेस बीजेपी ही लड़ाई होगी, राज्य आधारित गठबंधन होगा, ये सीताराम येचुरी ने कहा है। इससे लगभग संकेत मिलते हैं कि राज्यों को लेकर विपक्षी एकजुटता की जो रणनीति बन रही है उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कहां पर अटकेगा और कहां पर बहुत आसानी से समझौता हो पाएगा। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, हम लोगों ने आज तक पर सिर्फ पार्टियों के नाम नहीं बल्कि कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं ये भी डाला है, और कितनी ऐसी पार्टियां हैं जिनका एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, उनका भी नाम डाला है। आज सीधा सीधा हमला किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कहा कि न जाने कितनी पार्टियों का नाम ले रही है बीजेपी, इतनी पार्टियां रजिस्टर्ड भी हैं या नहीं इलेक्शन कमीशन के पास पता नहीं। यानी उनका कहना है कि जो ये आप एनडीए का दम भर रहे हैं वो अंदर से खोखला है। देखिए, जहां पार्टियों की बात है तो हकीकत ये कि जो पार्टियां वहां गई वहीं पता नहीं है कि शिंदे में गुट हो या उद्धव गुट को शिवसेना माना जाए। अब तो चुनाव आयोग ने शिंदे को माना है। एनसीपी में ये गुट है कि वो गुट है ये नहीं समझ में आता। और मैं तो याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस तो वो पार्टी है, मैंने बचपन में एक अटल जी का भाषण सुना था। उन्होंने कहा कांग्रेस के तो इतने टुकड़े हुए कि कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस यू, आगे उन्होंने मजाक में कहा कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। तो खड़गे जी तो अपना इतिहास उठा के देख लेना, कितनी बार, मतलब इतनी दर्जन बार विभाजन हुआ है कांग्रेस में कि शायद गणना करना मुश्किल हो। खैर, मगर मैं आज एक सीरियस बात पे कहना चाहता हूं। देखिए, ये सारे के सारे लोग जो कि आके बेंगलोर में इकट्ठा हुए हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो राजनीति में चुके चुकाए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे डुबाए हैं और राजनीतिक क्षितिज के ऊपर भागे भगाए भी हैं, यानी पद छोड़ के भी भाग चुके हैं, 2-3 बार त्यागपत्र भी दे चुके हैं, मैं नहीं समझ पाऊंगा। दूसरी तरफ हैं नरेंद्र मोदी जी जो जांचे परखे खरे हैं और तपे तपाए हैं और आजमाए हुए हैं। इसलिए दोनों तरफ की जनता को साफ दिखाई पड़ता है कि कौन किस तरफ देश को ले जाना चाहता है। और अभी जो आपके जो पहला फुटेज दिखाया गया अंजना जी, उससे मुझे याद आया, आपने दिखाया राहुल गांधी जी बोल रहे थे, ममता जी बोल रही थी पहले में और केजरीवाल जी। कितना अद्भुत कॉम्बिनेशन है। अरे अभी बंगाल का चुनाव हुआ है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं और सीधे आरोप बंगाल के नेताओं ने लगाया ममता जी के ऊपर, यानी खून के प्यासे भी एक हो गए, अपने कार्यकर्ताओं का खून भी माफ करने को तैयार हो गए। और केजरीवाल जी जो कि राजनीति में आने से पहले इसी कांग्रेस के लिए बेईमान ही नहीं, चोर जैसे असंसदीय शब्द भी प्रयोग करते थे और सारी संसद चोर कहते थे, वो ऐसा लगता है कि आज कांग्रेस के हुजूर में जाके सजदा करने लगे या कांग्रेस उनके हुजूर में सजदा करने लगी। तो बस इसी से दिख जाता है कि ये आपस में क्या करने आए हैं। और ऑन द लाइटर नोट एक बात कह दूं अंजना जी, मैं बहुत बच्चा था, हमने बुजुर्गों के मुंह से सुना है मोहल्ले में कि जब इंदिरा गांधी जी चिकमंगलूर से चुनाव लड़ने गई थी तो एक नारा कांग्रेसियों ने दिया था, चिकमंगलूर चिकमंगलूर एक शेरनी 100 लंगूर। आज मैं कहना चाहूंगा, देखो पहुंचे कौन कौन बेंगलुरु, एक शेर, और आगे मैं जनता के विवेक पर छोड़ता हूं क्योंकि जनता समझती है भरपूर। चलिए सुप्रिया जी, अब आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हारे हराए, भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे फसाए, भागे भगाए, ये सब लोगों की वहां पर आज जमघट लगी है और विरोधाभास तो मंच पर दिख रहा है। दिल्ली में कांग्रेस और आपकी जंग है, भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ा आंदोलन आप लोगों के खिलाफ किया।
अब आज आप उनके साथ मंच पर दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल का जिक्र पीएम ने भी किया, जहां टीएमसी आपकी लड़ाई है, और वही येचुरी साहब भी कर रहे हैं। तो बात पहले प्रधानमंत्री से ही शुरू कर लेते हैं। 9 साल से ऊपर हो गए इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि 9 साल के अपने काम के रिपोर्ट कार्ड पर एक बार आवाहन करें वोट का। आज भी पानी पी पी कर जहर ही उगलेंगे विपक्ष के खिलाफ। 9 साल का आपका फलसफा क्या है, यह देश जानना चाहता है। आप किसको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं? आपकी नाक के नीचे इस देश का सबसे बड़ा घोटाला अडानी घोटाला हुआ, और अब अपना मुंह नहीं खोल पाया अडानी घोटाले पर, आप किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे? असलियत यह है कि पिछले 9 सालों में चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, उससे लोग तबाह हैं। चाहे आपसी सौहार्द हो जिसको आपने बिगाड़ने की कोशिश करी। किस बात पर प्रधानमंत्री बोलेंगे? आप पानी पी पी कर जिसको गाली देते हैं भ्रष्टाचारी होने की, कुछ ही घंटों में उनको गले लगाकर अपनी सरकार में शामिल करते हैं। आप दोहरे मापदंड का और पाखंड का जीता जागता सबूत हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने किसको इकट्ठा किया है? 24 तो आपकी ऐसी पार्टी है जिनके पास एक सांसद नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं, जो बड़ा राग अलापते थे एक अकेला सब पर भारी, उसको 38 की जरूरत क्यों पड़ गई? 2014 में तो आपके 14 एलाइज थे, अब आपके जो एलाइज है वो 38 क्यों हो गए? असलियत यह है कि समूचे विपक्ष को एक साथ देखकर, इंडिया को एक साथ देखकर आपके पैरों के तले की जमीन खिसक गई है, और यह आपकी घबराहट और बौखलाहट है जो आपको विपक्षियों को दुश्मन और इस तरह की बातें कहने को मजबूर कर रही है। मैं उनसे ज्यादा अपनी बात करना चाहती हूं और 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगी। आज ये लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम इंडिया की है। आज ये लड़ाई उनकी विचारधारा बनाम इंडिया की है। आज ये लड़ाई सत्ता के सुख को भोगने वाली बनाम इंडिया की है, और जब जब लड़ाई में इंडिया के आगे कोई खड़ा होता है तो इंडिया ही जीतता है। इंडिया को हराने का किसी में दम नहीं है, और नरेंद्र मोदी और उनके दगे हुए 38 कारतूस भी इंडिया को हरा नहीं सकते। लेकिन सवाल मैं आज ये पूछना चाहती हूं कि जो एक अकेले का राग अलापते थे, आज उनको 38 की जरूरत क्यों आन पड़ी? ये बात आज देश पूछ रहा है। दूसरों के ऊपर उंगली मत उठाइए। 9 साल से ज्यादा सत्ता में आप हैं। अगर कोई ढंग का केस होता, आपने उसको अपने लॉजिकल कंक्लूजन पर ले गए होते। आपके पास सारे सुधांशु जी छोटा सा जवाब मुझे त्यागी जी के पास जाना है। प्रेरित केसेस हैं और कुछ नहीं है। ठीक है सुधांशु जी, छोटा सा जवाब। जो ये कह रही है ना, हमारे यहां बहुत स्पष्ट है, मोदी जी अकेले ही थे, और कितना भी अकेला आपने करने की कोशिश की, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, मगर आज उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं मिलते गए और कारवां बनता गया। मगर आपके साथ जो लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूं, ये तो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। मुझे तो एक पुराना डायलॉग याद आता है कि मतलब आपको तो वो तख्त भी चाहिए जिसके पाए आपके कार्यकर्ताओं के जनाजे पे रखे हो तो वो भी मंजूर है, वरना पश्चिम बंगाल में इतनी जल्दी भूल गए अपने कार्यकर्ताओं की हत्या। ये क्या है? सत्ता पाने की इतनी बेचैनी, बेकली। और एक लाइन और कह दूं, भ्रष्टाचार के वो लोग हैं सुप्रिया जी जो 40-40, 50-50 साल, 30-30 साल से भ्रष्टाचार के आरोप में हैं। जब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का राजनीति में नामो निशान नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं थी, लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल गए, नरसिम्हा राव 1990 के दशक में भ्रष्टाचार के आरोपी, और स्वर्गीय राजीव गांधी जी 1986-87 में आरोपी, वो भी आप ही की पार्टी के वित्त मंत्री के द्वारा। तो भ्रष्टाचार का इतिहास का भाजपा या 2014 से कोई लेना देना नहीं है। वो आपकी वो रईसी है, खानदानी वाली लाइन आपके ऊपर लगी। 10 सेकेंड्स। ठीक है सुप्रिया जी। अंजना जी, मुझे 10 सेकंड का टाइम चाहिए। मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूं, जिसको आप भ्रष्टाचारी शाम को बुलाते हैं, सुबह उनके साथ सरकार क्यों बनाते हैं? इस बात का जवाब है आपके पास? आपकी सत्ता की लोलुपता, आपकी रंजिश की राजनीति से आज देश का यह हाल है। लेकिन अब आपकी लड़ाई विपक्ष से या हमसे या विचारधारा या कांग्रेस से नहीं है। अब आपकी लड़ाई में इंडिया आपके सामने खड़ा है और आप मुंह की हार खाएंगे। ये असलियत है। ठीक है सुधांशु जी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मैं जवाब लूंगी आपसे। एक बार त्यागी जी और धीरेन्द्र जी से एक कमेंट ले लूं। त्यागी जी, कोई बात नहीं। त्यागी जी, ये जो तथाकथित इंडिया है, ये भी राजनीतिक दलों का ही एक समूह है, तो मात्र नाम रख लेने से क्या आप इंडिया हो जाएंगे?
क्या आप बीजेपी जो अपने दम पर 303 है और अन्य दल उसके साथ है, 333 का आंकड़ा संसद में है, उनको छू के हरा पाएंगे? विचारधारा जिस पर आज भारत में लोग अपना वोट डाल रहे हैं, उसमें एक बड़ी वजह है राष्ट्रवाद। आपकी विचारधारा, इंडिया की जो आपका ग्रुप नेम है अब, उसकी विचारधारा क्या होगी? क्योंकि सिर्फ नाम रख लेने से नहीं होगा, उसके पीछे की विचारधारा, उसकी सोच बड़ी होगी। त्यागी जी। अंजना जी, संख्या लोकतंत्र में कोई बहुत मायने नहीं रखती। मैं उस इतिहास का गवाह हूं जब मोदी जी से ज्यादा लोकप्रिय श्रीमती गांधी थी, जिन्होंने बांग्लादेश के पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे और निक्सन और रीगन की ताकत को ललकार रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके 300 प्लस एमपी थे। जनता उनके पक्ष में नहीं रही। 77 में 300 प्लस की मिसेस गांधी हार गई। श्रीमती गांधी की हत्या के बाद जो उपजी हुई सहानुभूति थी, उसमें राजीव गांधी जी के 400 प्लस थे। हम वीपी सिंह जी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए, गठबंधन किया, 400 प्लस की हार गई, तो 303 की क्यों नहीं हार सकती? एक तो आपके तर्क का मेरे पास ये जवाब है, नंबर 1। नंबर 2, अंजना जी, हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है तीर, और नीतीश कुमार ने 23 जून को जो पटना से तीर चलाया है, वो ठीक निशाने पे बैठा है। प्रधानमंत्री हो, माननीय गृह मंत्री हो, माननीय नड्डा जी हो, पहले दिन से ही इस तरह का प्रचार और प्रसार हम लोगों के विरुद्ध कर दिया। मेरे मित्र सुधांशु जी, हम तो आप ही के साथ थे। अगर हम इतने भ्रष्ट थे तो आपने 17 साल तक हमें क्यों रखा? शिवसेना तो आप ही के साथ थी, अकाली दल तो आपके साथ था, डीएमके तो आपके साथ थी, टीएमसी तो आपके साथ थी। आप कह रहे भ्रष्टाचारियों का अड्डा खड़ा कर दिया, तो ये तो सब आप ही के साथ थे। इतने भ्रष्ट लोगों में इतने साल तक क्यों रहे? एक, नीतीश कुमार हमारे अध्यक्ष हैं और हमें गर्व और घमंड है। ना तो उन पे आप परिवारवाद का आरोप लगा सकते, ना उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते। और जो तीर है ना पटना से चला हुआ, वो बंगलोर पहुंच गया, निशाने पर है। ये जो बौखलाहट है, और खास तौर से मुझे प्रधानमंत्री जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, उनके द्वारा जिस तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं, माफ करना, मैंने कभी ना तो अटल जी से सुने, और उसके बाद के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, मेरा सबसे रिश्ता नाता है, मैंने किसी से ऐसे नहीं सुने, ना मैं उनसे ऐसी आशा करता था। जिस तरह की बौखलाहट हो रही है आपके कैंप में, वही साबित करती है। उसी से मुझे पता लगता है। और आप जो ये हमारी बहन कह रही थी अभी, सुप्रिया जी, तो मैंने हिसाब लगाया है, हमारे यहाँ भी सारे दल जो हैं वो मान्यता प्राप्त नहीं है, ये मैं पहली कबूल कर लूं। लेकिन अंजना बहन, 25 दल तो ऐसे जिनका एक भी एमपी नहीं है। मैं एनडीए का संस्थापक हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं। 7 दल ऐसे हैं जिसका एक एमपी है। 4 दल मेरी पार्टी में से निकले गए हैं, चाहे वो अपना दल हो, चाहे एलजेपी हो, चाहे एलजेपी 2 हो, चाहे चाचा की हो, भतीजे की हो। बाकी तो सारे एनडीए तो हम थे। सुखबीर सिंह बादल ने कहा था हरियाणा की मीटिंग में कि नीतीश कुमार, प्रकाश सिंह बादल, बाल ठाकरे जिस एनडीए में नहीं है, उस एनडीए का क्या मतलब है? तो एनडीए से तो हमने आपको निकाल दिया सुधांशु जी, असली एनडीए भी हमें। लेकिन वो कह रहे हैं असली एनडीए नीतीश कुमार वाला था। इसका जवाब लेते हैं त्यागी जी इनसे। सुधांशु जी जवाब दीजिए, और ये भी बताइएगा कि ये एनडीए को फिर से रिवाइव करना है, एक सेकेंड, एनडीए को फिर से रिवाइव करना है, इसका आइडिया क्या आपको विपक्षी एकजुटता की पटना वाली बैठक से मिला? क्योंकि उसके पहले तो मुझे लगता कि आप लोगों ने पिछले दिनों कोई भी बैठक कुछ सालों में की है। अचानक से ये आप लोग जागे जैसा कि अब उनको कन्फ्रंट करना है, मुकाबला करना है। दोनों पर आपका प्रश्न, जवाब। नहीं अंजना जी, मैं आपको बता दूं, हर संसद के सत्र से पहले एनडीए की बैठक होती है। हर संसद सत्र से पहले जाके रिकॉर्ड में देख लीजिएगा। संसद का सत्र शुरू होने वाला है परसों, इसलिए एनडीए की बैठक है। और मैं केसी त्यागी जी से कहना चाहूंगा, हम सब में सबसे वरिष्ठ हैं, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि जैसी भाषा उनकी, तो केसी त्यागी जी विनम्रता से कहना चाहूंगा, आपके दिल में दर्द नहीं होता जब कहा जाता मोदी तेरी कब्र खोदेगी? हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत, हम इसके विरोधी हैं, गोटी काट डालूंगा। ये भाषा
क्या वी कंडेम विरोध होना अलग बात है, किस भाषा को आप किस रूप में, ये भाषा और ये भाषा कहने वाले लोग जलवाए जलाल के साथ पूरे उन सब लोगों में शामिल हैं जो बेंगलोर में हैं। दूसरा, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो तीर आपका निशान है ना, तीर जानते का निशाने पहुंचा। अंजना जी, वो पार्टियां हैं ना, मैंने क्यों कहा चुके चुकाए, ये सब शासन कर चुकी हैं, लंबे लंबे समय तक शासन कर चुकी हैं, और इन पार्टियों का ही शासन नहीं रहा है, इनके खानदान का शासन रहा है, बाप दादों का शासन रहा है, परिवार का शासन रहा है, और जब उसमें कुछ नहीं कर पाए अब कहते हैं अब हम कर देंगे। तो तीर के ऊपर मुझे याद आता है केसी त्यागी जी, एक कहावत है ना, इन पार्टियों पे वो लागू होती कि बाप न मारिन मेड की और बिटवा तीरंदाज, मतलब जो बाप दादे नहीं कर पाए अब मैं वो तीर चलाऊंगा कि आके आगे सब कुछ हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि जो भी बातें हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कहता हूं कि जनता दल यू के ऊपर भ्रष्टाचार के वैसे कोई गंभीर आरोप नहीं थे, इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं क्यों आप उनके साथ चले गए। याद करिए अभी जो वर्तमान केस है भूमि घोटाले वाला, ये तो आपके नेताओं ने शुरू किया था, शायद ललन सिंह जी भी उनमें शिकायतकर्ताओं में से एक थे, मगर आज आप उनके साथ हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूं, और केवल मैंने एक बात कही कि जब हम और आप आए थे 1995 में साथ लालू जी पे, तब से भ्रष्टाचार के आरोप, और भ्रष्टाचार आरोप एनडीए बनाने वालों में नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप पे आप अग्रणी थे। लालू जी के लिए जंगल राज सबसे पहले नीतीश जी ने कहा था, चारा घोटाले की बात नीतीश जी ने कही थी। तो मान्यवर आप वरिष्ठ नेता हैं, अगर स्मरण करिए तो सब कुछ स्मरण करिए। ये विरोधाभास तो आपके बिहार में ही त्यागी जी है। एक छोटा सा जवाब त्यागी जी दे दे, फिर सुप्रिया जी धीरेन जी आ रही है। चाचा छोटा सा नहीं, पलटू चाचा भी सर, नीतीश कुमार का नाम तेजस्वी जी ने ही रखा था सबसे पहले। सब पलटू राम है। एक पार्टी का नाम बताइए जो पलटू राम ना हो। सबसे बड़े पलटू राम सुधांशु जी की पार्टी, जिन्होंने एलजेपी तुड़वाई। हमारे मित्र बैठे हैं धीरेन्द्र कुमार जी, पहले चाचा को मंत्री बनाया, अब भतीजे को मंत्री बनाएंगे। पहले भतीजे को बेरोजगार किया। रामविलास जी हमारे वरिष्ठ साथी थे, लंबा समय हमारा उनके साथ गुजरा। और जो भी मैं बहुत विनम्रता से कहता हूं सुधांशु जी, वो अटल बिहारी वाजपेयी का एनडीए था जिसमें बाल ठाकरे थे, प्रकाश सिंह बादल थे, जॉर्ज फर्नांडीज थे, शरद यादव, नीतीश कुमार थे, रामविलास थे, चंद्रबाबू नायडू थे, मायावती थी, फारूक अब्दुल्ला थे, मोहम्मद सईद थे, ममता दीदी थी, नवीन पटनायक थी, जयललिता थी। अब ये किसको दिखा रहे हो आप मेरे मित्र? मैंने बताया ना 38 में से 32 तो ऐसे जिनका एक भी एमएलए एमपी नहीं। आरोप भी नहीं थे। अच्छा, अब जो वॉशिंग मशीन में आए उनके बारे में आपकी क्या राय है? उन पे भी थे, जयललिता पर थे, ऐसा नहीं है, और भी कई लोगों पर थे। और अब आप जो सुनना, एक तो कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं है। कल जो है जितना मांझी आए हमारी पार्टी छोड़ के, उनके साथ उनका बेटा था, कार्यकर्ता नहीं था। अब जो आ रहे हैं ना आपके पास, परसों जो है राजभर आए, उनके साथ कार्यकर्ता नहीं था, उनका बेटा था। ये दुनिया बदल रही है। तो जिस दुनिया में ये काम हो रहे हैं उसमें औलादे भी मान्यता प्राप्त हो रही है। नहीं सुधांशु जी, अरे इसमें फंसिएगा तो बहुत फंसिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा जाति धर्म की राजनीति करने वालों के खिलाफ। आप गिन लीजिए जो पार्टियां आप में शामिल हो रही हैं। हाँ। उनमें कई ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ जाति की ही पॉलिटिक्स करती हैं। राजभर क्या करते हैं? आप कहते हैं कि हम वंशवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक सेकंड, वंशवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। अजीत पवार क्या है? ये चिराग पासवान क्या है? और आपने तो कईयों को गले ही लगा लिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह। ये सारे क्या है? देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं। त्यागी जी के मुंह से बहुत अच्छी बात निकल गई। उनको लगा उनके साथ सिर्फ बेटा था, परिवार कार्यकर्ता नहीं था। यही तो समस्या है। आज उद्धव ठाकरे जी के साथ सिर्फ परिवार है, कार्यकर्ता नहीं है। विनम्रता से कहना चाहूंगा, शरद पवार जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ सिर्फ परिवार है, कार्यकर्ता नहीं। इवन कांग्रेस के साथ भी कितने बड़े बड़े दिग्गज कार्यकर्ता छोड़ गए। गुलाम नबी आजाद साहब से लेके कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेके, सिर्फ चीफ मिनिस्टर्स के नाम बना रहा हूं, विजय बहुगुणा से लेके किरण कुमार रेड्डी तक लेके सिर्फ परिवार है। यही अंतर है त्यागी जी, जहां पार्टी को परिवार माना जाए या परिवार को पार्टी माना जाए, वह समस्या होती है। इस कारण से बात धीरेन जी से कमेंट लेके बात कही, वो भी मैं बता। मैं थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आ रही हूँ इस पर, मैं आ रही हूँ फौरन आ रही हूँ। धीरेन जी, चाचा भतीजे की लड़ाई क्या हाल बना दिया। आप सोचिए, एलजेपी, एनसीपी, शिवसेना, हम लोगों का तो काम डबल कर दिया। एक शिवसेना गुट का इधर बताओ कितने हैं,
अभी वाले कौन किधर हैं? प्रवक्ता आते हैं, एक दिन उद्धव ठाकरे के लिए बोलते हैं, अगले दिन बोलने रखते हैं वो एकनाथ शिंदे के लिए। ऐसे ही शरद पवार जी के गुट में हुआ है। बृजमोहन जी कल तक शरद पवार की बात करते थे, अब अजीत पवार की कर रहे हैं। ये सब किसके शह पे हो रहा है? तो जुट रहे हैं आप लोग कुनबे में या टूट रहे हैं कुनबे में? अंजना जी, सोने के जितने भी आप टुकड़े कर दीजिए, लेकिन जब वो तपता है तो एक होके निखरता है। आप बताइए कि जो कमाल का ढूंढ के लाए हैं, चाचा भतीजे की बात कह रहे हैं। मुझे ये नहीं पता है कि कितने चाचा और कितने भतीजा है, लेकिन सबसे दुखद है जो हमारे अभी नाम दिया है, इंडिया पड़ा है उसका नाम, उसके जो चाचा है, मैं बड़ी सम्मान करता हूं अपने अभिभावक का, त्यागी साहब का। ये दिन इनको देखना पड़ रहा है और अंदर से तकलीफ भी इनको होती होगी। लेकिन इस पूरे गठबंधन में मैं किसी एक व्यक्ति की सबसे ज्यादा इज्जत करता हूं, वो मेरे सामने है, केसी त्यागी जी। लेकिन जिस चाचा को आज पलटू कहा जा रहा है और सबसे अविश्वसनीय चेहरा पूरे देश में अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। और हमारे तरफ एनडीए में सबसे विश्वसनीय चेहरा न बल्कि देश में, पूरे विश्व में आज हम उस गठबंधन के हिस्सा हुए हैं। अब रह गई बात कि जो ये लोग कह रहे हैं कि बेंगलोर में जाके आदरणीय लालू प्रसाद जी ने संसद भवन में वक्तव्य दिया था कि दुनिया में आए हो तो कुछ काम कीजिए और जनता के पैसा से जलपान कीजिए। आज वह मुझे चरितार्थ होता दिख रहा है इंदिरा जी। जनता के बीच में रह के कुछ नाम तो नहीं किए, बदनाम जरूर किए, लेकिन हाँ दूसरे लाइन पूरा तौर पर उनको याद था कि जनता के पैसा से जलपान हो रहा है, उसका अब कोई भविष्य नहीं है। अब आ जाते हैं जो नाम इन्होंने रखा है इंडिया। नाम रखना इंडिया की हमारी माता है भारत। अब तो राहुल गांधी जी को सीधे सीधे नाम प्रधानमंत्री रख लेना चाहिए। बन तो नहीं पा रहे हैं, कम से कम प्रधानमंत्री नाम रहे और बाकी गठबंधन के मित्र को मंत्रालय के हिसाब से मंत्री का नाम रख लेना चाहिए। अरे नटवर नाम होता है शंकर का, नटवर लाल भी है, तो क्या वो शंकर बन गए? सुप्रिया जी ठीक है, इसी का जवाब लेते हैं। चूंकि आपने राहुल गांधी पर सीधा अटैक किया है कि अपना नाम रख ले प्रधानमंत्री, इससे जवाब सुनिए सुप्रिया जी। इनकी इस मूर्खता की दलील का मैं जवाब नहीं दूंगी। थोड़ा मतलब डिबेट भी इंटेलिजेंस के एक लेवल पर होना चाहिए। हाँ, लेकिन इस सवाल में दम है सुप्रिया जी कि नाम इंडिया रखने से क्या आप इंडिया बन जाएंगे? क्योंकि आप भी राजनीतिक दलों का एक समूह है। हाँ, मैं बता रही हूँ जिसमें दम है, हाँ वो ठीक है, जिसमें दम है वही दमदार बात को सुनिए। और मैं भाजपा को जरूर सुनाना चाहती हूँ। आप बात करेंगे यहाँ पर कि किसने किसकी भाषा, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, इस भाषा को इस देश का प्रधानमंत्री कहता है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। भाषा पे मत जाइएगा, मुंह की खानी पड़ेगी। 9 साल से सत्ता में अब झुंझुना मत बजाइए। अगर भ्रष्टाचार के केस होते भर देते जेलों में विपक्ष के लोगों को, नहीं भर पाए क्योंकि केस मनगढ़ंत और राजनीति से प्रेरित है। 10 साल बाद रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। पहली बात, जातिवाद की बात आप करिएगा, किस मुंह से करिएगा? आपके यहां तो जब गठन होता है मंत्रालयों का तो शीट में लिख कर आता है, ब्रीफिंग करी जाती है रिपोर्टर्स की, कौन सी जाति के कौन से लोग हैं। कोalition यूपी में बनाते हैं तो मुझे अच्छी तरह से पता है, ब्रीफिंग करते हैं किस जाति को लाए। जातिवाद पर मुंह मत खोलिएगा। आप बात करप्शन की करिएगा। 70,000 करोड़ के घोटाले में अजीत पवार हैं। घंटों के अंदर अजीत पवार गले लगाकर मंत्री बना दिए जाते हैं। ये विरोधाभास है, ये आपका पाखंड है, ढोंग है या दोहरा मापदंड है? नाम आप चुन लीजिए। और आप हमसे बात करेंगे यहां पर परिवारवाद की। जरा मुझे एक बात बता दीजिए, आप चाचा भतीजे को तो लड़ाई रहे, चाहे वो लोजपा में हो चाहे वो एनसीपी में हो। आपने तो माँ बेटी को जुदा कर दिया। अपना दल क्या है, कृष्णा पटेल जी को और अनुप्रिया पटेल जी को तो आपने तो माँ बेटी को भी नहीं बख्शा। आपने तो जयंत सिन्हा और यशवंत सिन्हा को नहीं बख्शा। कहाँ की बातें आप लोग करते हैं? असलियत ये। और अब मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ, इंडिया क्यों? इंडिया इसलिए क्योंकि यह देश गरीबी से, भुखमरी से, महंगाई से, बेरोजगारी से जूझ रहा है। मणिपुर जल रहा है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के पास वक्त नहीं है 300 किलो पर टमाटर और जलते हुए मणिपुर पर बोल दे। इसलिए इंडिया जरूरी है, इसलिए आपकी लड़ाई इंडिया से है। इस देश के बेरोजगार, इस देश के युवा आपसे पूछ रहे हैं रोजगार कहां है, आप कहते हैं पकौड़ा तल लो। इसलिए आपकी लड़ाई इंडिया से है। इस देश की महिलाएं पूछती है आतंक कब खत्म होगा, ब्रजभूषण सिंह कब गिरफ्तार होगा। इसलिए आपकी लड़ाई महिलाओं से है, इंडिया से है।
और जब इंडिया और आपकी लड़ाई है तो इस लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ इंडिया जीतेगा, क्योंकि इंडिया को हराने का दम तो किसी में है नहीं। मैं ये दोबारा से बात बोलूंगी और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, 38 लोगों की जरूरत क्यों पड़ी? 24 पार्टियां जिनके 0 MP, 7 पार्टियां जिनका 1 MP, 2 पार्टी जिनके 2 MP, क्यों जरूरत पड़ी आपको? आप तो अकेले शेर सब पर भारी थे, एक अकेला सीना ठोक रहे थे आप, क्यों जरूरत पड़ी आपको? ठीक है, जवाब दीजिए। आपके पैरों के तले से जमीन खिसक गई है और आपको यकीन नहीं है, असलियत यह है और इसलिए यह देश आपको सबक सिखाएगा, इंडिया आपको सबक सिखाएगा, क्योंकि जीतेगा तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया। ओपी राजभर, संजय निषाद, ये सब जाति की राजनीति नहीं करते। किसको आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आपको समझ नहीं आ रहा है कि पहले हमारे साथ थे, संजय निषाद जी लगातार हमारे साथ है। हाँ, अब मैं बताता हूं, जो कुछ बोला सिर्फ फैक्ट बोलूंगा और कुछ नहीं। इनके साथ है सुप्रिया जी ने कहा जात की राजनीति, 2 बिहार के वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जो जारी की प्रेस को, ब्रैकेट में जातियां लिख के की। पहली बार ऐसा हुआ 2015 के चुनाव में, बाकायदा लिस्ट में ब्रैकेट में जाति लिखी। ये कह रही है ब्रीफिंग की गई, आपने प्रेस रिलीज में किया। दूसरा, मणिपुर के ऊपर मैं कहना चाहूंगा, ये वो पार्टी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान याद करिए, मणिपुर हारने के बाद उन्होंने कहा वो छोटा राज्य है इसलिए उसकी हार का कोई महत्व नहीं है। वो कहने और मणिपुर के प्रति वो भाव रखने के बाद आज मणिपुर के बारे में यह भाव रखने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं इंडिया पर भी कहना चाहूंगा, देखिए कितनी अच्छी बात है इन्होंने इंडिया की बात जो कही। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, तब तो आपको लग रहा था जो मणिपुर के प्रति वो भाव रखते थे, आज वो कहते हैं कि जल रहा है, जो कहते थे छोटा राज्य है, कोई हार जीत से फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखे कहते हैं इंडिया इन्होंने कितनी अच्छी सुप्रिया जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। सुप्रिया जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, प्लीज। सुप्रिया जी, आपके टर्न में किसी ने नहीं बोला, आपने पूरे आक्रोश के साथ बोला, फिर भी आपने बारी का इंतजार किया। अब मैं बताता हूं, इन्होंने इंडिया कहा, यह भी देखिए कितना सुंदर संयोग है। मैं याद दिलाना चाहता हूं अंजना जी कि 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत मिला था, तो 18 मई 2014 को लंदन के द गार्डियन अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा कि 16 मई 2014 का दिन उस दिन के रूप में याद किया जाना चाहिए, द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। क्योंकि उन्होंने कहा उसके बाद लंबे समय तक यहां पर उन लोगों का विचार रहा जो जिनकी मानसिकता ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिस पर ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता का कोई प्रभाव नहीं है, बस यही अंतर है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने लिखा था इंडिया दैट इज भारत, यानी मूल नाम भारत था। ये इंडिया मैंने इसलिए बोला, जिन्होंने इंडिया नाम दिया था उन्होंने ये लिखा है। इंडिया नाम का पहला उल्लेख 2300 साल पहले यूनानियों ने, जब मैगस्थनीज ने इंडिका किताब लिखी है उसमें इंडिया लिखा, और ग्रीस और यूनान दोनों खत्म हो गए। आपकी पार्टी जब स्थापित हुई तो उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में हिंदी में तो नाम ही नहीं होता था। हमारी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और अंग्रेजी में भी भारतीय जनता पार्टी ही है। और पहले भी हम भारतीय जनसंघ थे, और तब भी अंग्रेजी में भी भारतीय जनसंघ थे। इसीलिए भारत माता की जय बोला जाता है भारतीय संस्कृति में, और भारत को भारतीय ही बोला जाता है। उत्तरम यद समुद्र से दक्षिणम से हिमाद्री वर्षम यद भारत नाम भारतीय से संतति। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आज भी वही इंडिया की मानसिकता वाले लोग, यानी ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की मानसिकता वाले लोग आज भी आकर खड़े हैं, जिन्हें इंडिया ही नाम के ऊपर गर्व होता है। शायद संविधान का भी वो अपमान है। और फाइनली मैं कह दूं अंजना जी, अरे इनके लिए तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया रह चुका है और आज तक उसका खंडन नहीं हुआ है। तो क्या बात करते हैं, समझ सकते हैं कि इंडिया आपके लिए वही है जो एक दौर में जब सत्ता पूरी थी तो वो इंडिया इज इंदिरा था, आज सत्ता नहीं है। सवाल का जवाब दे दें सुप्रिया जी, अब आप मेरे प्रश्न को सुने, उसका जवाब दें। इस देश में एक हवा चली है जिसमें राष्ट्रवाद बहुत बड़ा बन गया है, हाँ, और भारत माता की जय के नारे लगते हैं। उसमें इंडिया माता की जय के नारे फिट हो पाएगा? आपके सवाल का मेरे पास एक जवाब भी है और उत्तर में सवाल भी है, और सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। आपको इंडिया से प्रॉब्लम है, आपको इंडिया से चिढ़ है, आपको इंडिया से दिक्कत है, चले जाइए पाकिस्तान। ये कहूंगी आज मैं, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वयंअप इंडिया, फलाना इंडिया, खेलो इंडिया, तो क्या ये इंडिया गलत है? मुझे बताइए। आप भारत की बात नहीं करते हैं, आप देश की बात नहीं करते हैं, आप भारत की सरजमी की बात नहीं करते हैं। जब आप कहते हैं खेलो इंडिया, जब आप कहते हैं बढ़ेगा इंडिया, जब आप कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, जब आप कहते हैं डिजिटल इंडिया, आप किसकी बात करते हैं? आप हमारी सरजमी की, हमारी माँ की, हमारी भूभागीय खंड भारत की बात करते हैं कि नहीं करते हैं?
क्या बातें करते हैं ये लोग? आपको इंडिया से दिक्कत है, हाँ या ना? और अगर दिक्कत है तो चले जाइए पाकिस्तान। वैसे भी बिना मुंह उठाए चले जाते हैं लाहौर बिरयानी खाने, सिवई खाने, भगवान जाने क्या करने। आपको दिक्कत किस बात से है? आपको दिक्कत इस बात से है कि जब समूचा विपक्ष एक साथ आके खड़ा हो गया है और आपको मुद्दों पर घेर रहा है, तो आपके पास अब झांकने के लिए, भागने के लिए, मुंह छुपाने के लिए कोई कोना नहीं बचा है। आज भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करके जाए हल्ला बोल और आज तक के आपके शो पर, आपको इंडिया से दिक्कत है या नहीं है? सुधांशु जी जवाब दीजिए। तो आपने तमाम खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया क्यों दिए? नहीं है खेलो भारत कहते, ठीक, खेलो भारत, वरना स्टार्टअप भारत वही जगह है आपकी। सुप्रिया जी ठीक है, हाँ, देखिए, स्टार्टअप भारत करते, बिल्कुल जवाब दे, हाँ, एक ही लाइन में अंजना जी, बिल्कुल। अरे सुनिए, आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा अब सुधांशु जी। बोल रही है हमारे, ठीक है, अब जवाब सुनते हैं, जवाब दीजिए वरना पाकिस्तान जाने कौन जाएगा? हमारे अलायंस का नाम है एनडीए, इंग्लिश में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अरे भाई, अब आप होश में शांति से सुनिए मैडम। हमारे अलायंस का नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अरे सुनिए भाई, इनसे पूछिए इंडिया का हिंदी नाम बताएं, इनके अलायंस का हिंदी में नाम बताएं, पूछिए सुप्रिया जी से। इनको इंडिया से प्रॉब्लम है, इस व्यक्ति इनका जो अलायंस है इंडिया, इस संदर्भ में उसका हिंदी में नाम बताएं। आप इंडिया में रहने लायक नहीं है, आपको इंडिया से प्रॉब्लम कैसे है? आपको इंडिया से प्रॉब्लम कैसे है मुझे बताइए। आप इस देश की संसद में बैठते हैं, आपको इंडिया से प्रॉब्लम है? भेजो इनको पाकिस्तान। कैसे ये इंडिया में बैठे हुए हैं? आपको इंडिया से प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर आकर ये कहिएगा? शर्म आनी चाहिए। अरे इंडिया का हिंदी में नाम बताइए ना। ठीक है सुप्रिया जी, अब आप रिपीट कर रही हैं, अब आप रिपीट कर रही हैं अपने आप। बुला के बोलने सुप्रिया जी, प्रॉब्लम है, सुप्रिया जी आप रिपीट, मैं सिर्फ जी अब आप रिपीट कर रही हैं अपने। हमारे अलायंस का नाम है जवाब देना होगा, जनतांत्रिक नहीं ऐसा नहीं होगा ना कि सबकी जगह आप बोलेंगी, प्लीज हिंदी में नाम बताइए इंडिया का। भाई सबसे ज्यादा सुप्रिया जी बताइए, अपने गठबंधन का हिंदी में नाम बताइए। आपत्ति है या नहीं ये बताएं? अरे भाई लगातार हमने सिर्फ एक हमने बोल लिया, अपने गठबंधन का हिंदी में नाम बताइए। प्रॉब्लम है या नहीं है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। आप मुझे पहले ये बता दीजिए। हिंदी में बताइए, नहीं पा रहे, वही तो मैं कह रहा हूँ। इसका आंसर बताइए आप। आपको इंडिया, अरे भाई वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी ग्रामी। अरे भैया इंडिया का नाम बताइए ना, गठबंधन का नाम हिंदी में। हमारा है एनडीए, हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। बोलिए इंडिया का नाम हिंदी में। कि अंग्रेजी में ही सोच के, अंग्रेजी मानसिकता से अंग्रेजी में ही बैठ गए आके, हिंदी में नाम नहीं पता। इंडिया से प्रॉब्लम है? आपको इंडिया शब्द से प्रॉब्लम है? आपको इंडिया अरे भाई इंडिया का नाम बताइए ना हिंदी में। इंडिया क्या कहिए, हिंदी में नाम ही नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी में नाम है। शब्द से प्रॉब्लम है या नहीं है? हाँ या अरे भाई बिल्कुल, इंडिया इंदिरा कहने वालों को इंडिया कहने का क्या? अरे भाई इंडिया का हिंदी नाम बताइए। इंडिया के नाम पर चलिए, नामकरण हो गया है, नामकरण हो गया है, ये लड़ाई अभी चलेगी कुछ दिन, आप 24 तक इसको देखेंगे। नामकरण हो गया है, जो नया गठबंधन है उसका नाम इंडिया रखा गया है, नाम फाइनल। लेकिन सीटों पर दंगल, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए का दम भी दिखा रही है 24 के पहले। आप दोनों का सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए।